Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of February 2023. स्टार्ट करेंगे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, लेकिन उससे पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है हमारा तो प्लीज़ डू लाइक इट। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको अच्छा लगता है, इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला सवाल आपके लिए है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कीलाड़ी एक्सकेवेशंस। तो कीलाड़ी एक्सकेवेशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ संगम पीरियड सेटलमेंट लाइंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर पालार दैट इज बीइंग एक्सकेवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द साइट इज एस्टिमेटेड टू बी फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 5th century BC एंड 3rd century CE एंड एविडेंसेज ऑफ तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। देखो, इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, आसान है, मैंने आपको पढ़ाया है पूरा। आई होप आप आंसर करेंगे और बताएंगे कितने आपसे बने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि टू ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे पालार रिवर लिख दिया, जबकि हमने पढ़ा है कि ये किलाड़ी एक्सकेवेशन जो था वो वैगई रिवर के अराउंड था, नॉट द पालार रिवर। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एरा एंड वाज चेयर्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा कह रहा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया, अब ये आपको बनता भी होगा। देखो, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। इट इज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, क्योंकि पहला जो लॉ कमीशन था 1834 में लॉर्ड मैकले के अंदर बनाया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि रिकमेंडेशन इसके बाइंडिंग गवर्नमेंट पे नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरे सवाल पे आते हैं, विद रेफरेंस टू बिल्ड बैक बेटर वर्ड इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिल्ड बैक बेटर वर्ड इनिशिएटिव, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ नेशंस। दूसरा कह रहा है, इट इज सीन एज एन इनिशिएटिव टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एंड तीसरा कह रहा है, इट एम्स टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट डेफिसिट। अब देखो, इसमें आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ये G7 का इनिशिएटिव है, ना कि G20 का। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी दोनों सही है। 2-3 विल बी द आंसर फॉर दिस। तो यहाँ तो ये हमने बात कर ली 3 सवालों की। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मूव करते एक मेंस क्वेश्चन की तरफ। आप आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंटी डिफेक्शन लॉ इज लूजिंग इट्स रेलिवेंस इन द करंट सर्कमस्टांसेस। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अपनी रेलिवेंस लूज करता जा रहा है करंट सर्कमस्टांसेस में। व्हाट आर द इशूज एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। क्या इशूज़ हैं और क्या वे फॉरवर्ड है इन दिस रिगार्ड, आपको लिखना है। 250 वर्ड में लिखने की कोशिश करेगा, 250-300 वर्ड में एटलीस्ट, है ना। दिस इज योर टाइम वर्ड लिमिट। मूव करते न्यूज़ एनालिसिस में। एक न्यूज़ आज आपकी पहले की है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ लिकोरिस और मुलेठी। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ लिकोराइस या लिकोरिस, या उसको मुलेठी भी कहते हैं। Mulethi, commonly known as licorice, is an important sweet tasting perennial shrub. It's a shrub, sweet tasting होती है, perennial होती है, and it has sweet taste due to presence of glycyrrhizin. याद रखिएगा, glycyrrhizin नाम का एक इसमें प्रेजेंस होता है, और वो आपका एंजाइम बोल सकते हैं, जो भी आप बोले। तो द स्वीट टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ glycyrrhizin, ठीक है, विच इज़ 50 टाइम्स स्वीटर दैन द सुक्रोज। सुक्रोज से ज़्यादा स्वीट होते हैं। सुक्रोज मतलब नॉर्मल शुगर जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। नॉर्मल शुगर जो आप यूज़ करते हैं, सुक्रोज, वही है। अब सुटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन क्या रहता है बोले, ठीक है। तो प्लांट थ्राइव्स इन अ ड्राई एंड सनी क्लाइमेट एंड इज कल्टीवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन। तो सब ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है। ड्राई एंड सनी क्लाइमेट चाहिए, उसमें ग्रो करता है। यूजेज अगर हम बोले तो नेचुरल स्वीटनर है, हर्बल मेडिसिन में यूज़ होता है, फ्लेवरिंग होती है इसमें, कैंडीज़ में एंड टोबैको में भी इसकी फ्लेवरिंग की जाती है। तो मुलेठी इज यूज इन ऑल दीज। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग चेस्ट एंड लंग डिसीजेस। तो चेस्ट एंड लंग डिसीज को ट्रीट करने में भी इसका यूज़ होता है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, किडनी, हार्ट डिसीजेस, कफ,
लो ब्लड प्रेशर, लीवर टॉक्सिसिटी, पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर, इन सब में ठीक होता है। एक और आपको पता होगा ना, मुलेठी खाने से वो गला, आवाज़, ये सब ठीक रहती है। कल्टीवेशन जो है, मुलेठी इज मेनली ग्रोन इन अफगानिस्तान वाइल माइनर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूड पाकिस्तान, चाइना, नेपाल एंड इंडिया नाउ। तो इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है इट्स सेंटर्स कॉल सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो अब मेंस्ट्रुएशन आप सबको होता है, जो ये मेंस्ट्रुअल लीव का एक इशू चल रहा था, जिसमें एक पिटिशनर ने कहा था कि जो लोग, जो लड़कियां मतलब ऑफिस में काम कर रही हैं and every month the menstrual cycle hits and that is having a lot of pain and all these things are there. So what should be the approach should be that there should be menstrual leave policy as well, and वो menstrual leave policy जब रहेगी तो this will help the women and they will be able to do much better job. Now Justice D.Y. Chandrachud was analyzing this matter and he said that there are two aspects to this. First is, yes, definitely it will help the female candidates who are working, it will help them, no doubt in that, है ना, and they will be in a much better condition to work. But it may also act otherwise, it may also act in a negative sense. Why? Because what will happen is that many private employers, they will not be inclined to hire the female employees, since they will know that they will be having these menstrual leaves every month, and this might disincentivize them to hire more and more women candidates. So what should be the way forward? They left it on the Ministry of Women and Child Development, and the Supreme Court has said that the best judge in this case will be the Ministry of Women and Child Development. तो they should take the appropriate call कि दोनों चीज़ों में ज़्यादा रेलिवेंट कौन सी चीज़ है, क्या वो लीव ज़्यादा ज़रूरी है या उसको मतलब किया जा सकता है, और ऐसा ना हो कि डिसइंसेंटिवाइज कर दें हम एम्प्लॉयर्स को, और ये वो लोग कल को वुमेन को हायर करना ही बंद कर दें या कम कर दें, है ना, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशू। उनको लगे कि यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, लीव में जाएंगी और ये सब चीज़ें होंगी, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है ना। तो दीज आर द थिंकिंग पॉइंट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम एज वेल। अगला है औरंगुटैन्स स्मगल्ड वाया चेन्नई, 4 पुलिसमैन सस्पेंडेड। अब औरंगुटैन का यहाँ पे स्मगलिंग हुआ था, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ औरंगुटांग के बारे में। तो औरंगुटांग इज बेसिकली, इसका जो मतलब होता है मैन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना, मलय लैंग्वेज उसको बोलते हैं मैन ऑफ द फॉरेस्ट। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री क्लाइंबिंग मैमल, एंड दे लिव इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉरेस्ट। औरंगुटांग ट्रेवल बाय मूविंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, ये ज़्यादातर एक ट्री से दूसरी ट्री में मूव करते हैं ना। यूजली दे अवॉइड क्लाइंबिंग डाउन टू द ग्राउंड, एंड देर आर 3 स्पीशीज ऑफ औरंगुटांग। 3 स्पीशीज है औरंगुटांग के। पहला है बॉर्नियन, दूसरा है सुमात्रन, तीसरा है तापानुली। Bornean, Sumatran and Tapanuli, which differ a little in appearance and behavior. All 3 kinds of orangutan are listed as critically endangered by United Nations. याद रखिएगा, तीनों तरीके के orangutan जो है वो critically endangered है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एंड IUCN के अकॉर्डिंग। बॉर्नियन एंड सुमात्रन स्पीशीज जो है दे हैव शैगी रेडिश फर, है ना। बॉर्नियन एंड सुमात्रन जो है उसमें रेडिश फर होते हैं। सुमात्रन औरंगुटांग्स हैव लॉन्ग फेशियल हेयर्स एज वेल, एंड सुमात्रन औरंगुटांग्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव क्लोजर सोशल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा क्लोजर सोशल बॉन्ड जो है वो सुमात्रन औरंगुटांग में देखने को मिली है। एंड सुमात्रन जो औरंगुटांग है दे आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली आर्बोरियल। एक्सक्लूसिवली आर्बोरियल का मतलब क्या हुआ कि स्पेंडिंग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द लाइफ ऑन द ट्रीज, है ना, ट्रीज में ही वो अपना जीवन बिताते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे है ERCP टेक्स पॉलिटिकल ट्विस्ट एज MP अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टे। तो अब अभी क्या था, राजस्थान ने एक चीज़ प्रपोज की थी जिसका नाम है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। राजस्थान ने क्या प्रपोज किया था, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, और इसके थ्रू वो 13 डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्या करना चाहते थे, उनको पानी की जो कमी थी उसको दूर करना चाहते थे। कैसे दूर करना चाहते थे, बाय इंटरलिंकिंग ऑफ 3 रिवर्स। इंटरलिंकिंग 3 रिवर्स कौन कौन सी 3 रिवर है, ये भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। तो 3 रिवर्स जो है बेसिकली वो है पार्वती, काली सिंध और चंबल रिवर। याद रखिएगा,
कौन सी 3 नदियां हैं? तो एक है पार्वती, एक है काली सिंध और एक है चंबल रिवर। ठीक है, इन तीनों की इंटरलिंकिंग के थ्रू वो बेसिकली जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पानी की कमी को पूरा करना चाहते थे। नाउ मध्य प्रदेश हैज़ अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ स्टे ऑन द राजस्थान प्रोजेक्ट, और उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो सही प्रोजेक्ट नहीं है और इससे हमारे यहाँ जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर नुकसान पहुँचेगा। ERCP मैंने आपको बता दिया, ईस्टर्न, याद रखिएगा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म, और ये मेजर इनिशिएटिव है इंटरलिंकिंग का ऑफ पार्वती, काली सिंध एंड चंबल रिवर। मध्य प्रदेश ने ऑब्जेक्शन रेज किया इन द व्यू ऑफ चंबल रिवर फ्लोइंग 376 किलोमीटर इन दैट स्टेट। Rajasthan government has maintained that any of the two states could use water from its catchment area as well as 10% of the water received from the other after an agreement reached in इंटरस्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड इन 2005। तो राजस्थान का कहना है कि 2005 में इंटरस्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड में जो एग्रीमेंट हुआ था, है ना, उसके बाद तो कोई भी दोनों स्टेट्स में कोई भी स्टेट्स का पानी यूज़ कर सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये कहना था कि नहीं, आप नहीं करेंगे इसका पानी, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवर 376 किलोमीटर बह रही है। मध्य प्रदेश ने खुद मोहनपुरा डैम बनाया हुआ है नेवाज रिवर पे, याद रखिएगा, मोहनपुरा डैम, नेवाज रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पार्वती रिवर, एंड कुंडलिया डैम बना रखा है काली सिंध रिवर पे। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने कुंडलिया डैम बना रखा है काली सिंध रिवर पे, और मोहनपुरा डैम बना रखा है नेवाज रिवर पे। ठीक है ना, तो ये भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। और इसके अलावा कुंडलिया डैम काली सिंध रिवर पे बना रखा है, तो याद रखिएगा। द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाज ऑब्टेन्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन 2017। तो 2017 में मध्य प्रदेश ने बनाया था, और ये था। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको ऐसा कुछ खास नहीं दिखेगा। हैदराबाद बेस्ड कंपनी बिल्डिंग सिमुलेटेड, ये देखो ऐसी न्यूज़, देखो देखने में ये मैं आपको बताता हूँ, कई बार ये भी होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। कई बार आप देखेंगे लिखा है हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने बना दिया सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल गगनयान के लिए, तो आपको लगेगा भाई कौन सी कंपनी ने बनाया। तो यहाँ पे देखो लिखा रहेगा मंजीरा करके कोई कंपनी है ये, है ना, तो ये मंजीरा मशीन बिल्डर्स। अब यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग, ऐसी चीज़ों में यूपीएससी इंटरेस्टेड नहीं है। गगनयान प्रोजेक्ट एक बार आप देखें तो क्या है, तो गगनयान आप सबको पता है कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा, है ना, एंड वंस इट इज़ कम्प्लीटेड इट विल बी द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम फॉर इंडिया। क्रूड मिशन रहेगा ये, एंड इंडिया डेफिनेटली चाहता है 2024 तक की ये क्रूड मिशन को सक्सेसफुल बना ले, 23-24 तक। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किसने किया, क्या बनाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। पैनल काउंट्स 70,158 सबसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द बफर जोन ऑफ केरलास प्रोटेक्टेड एरिया। अब आप सबको पता होगा कि प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड 1 किलोमीटर तक आपका बफर जोन होना चाहिए, 1 किलोमीटर मिनिमम। ये एरिया डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या था, देखो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि क्या था कि जैसे कोई प्रोटेक्टेड एरियाज है, तो हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। तो कुछ स्टेट्स ने तो वो पॉलिसी फॉलो कर ली थी, मिनिमम 10 किलोमीटर वाला, है ना, इको सेंसिटिव जोन वाला एरिया ना, 10 किलोमीटर का। कुछ स्टेट्स ऐसे जिन्होंने फॉलो नहीं किया था, तो जिन्होंने नहीं फॉलो किया था उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब मिनिमम 1 किलोमीटर का आपको प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड मिनिमम 1 किलोमीटर बफर आपको रखना ही रखना है। तो अब केरला ने, चूँकि केरला में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और उनके अराउंड के जो ये आपका उनके अराउंड जो बफर जोन है वो अभी काउंट किया गया कि वहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। तो वहाँ पे लगभग 70,158 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसमें सिविक कम्युनिटीज़ हो गए, घर होंगे, मंदिर होंगे, सब कुछ हो गया, है ना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड इसी में आपका बेसिकली कहना चाहिए कि अब ये रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर के सामने सबमिट की गई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से परिपालन किया जाता है। मूव करते हैं एडिटोरियल ऑफ द डे की तरफ। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज़ एन आइडियल पैच। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने बात की है साइबर अटैक्स की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप सबको पता होगा कि रैंसमवेयर के अटैक्स शुरू हो गए थे, है ना, एंड रैंसमवेयर के बाद ब्लैक कैट, ये सब अलग अलग नई चीज़ें हैं जो कि कई चीज़ों में वो ब्रीच करते जा रहे हैं साइबर अटैक्स। और साइबर अटैक न केवल इलेक्ट्रॉनिकली या कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी जगहों पे अटैक हो रहे हैं। जैसे आपके सोलार इंडस्ट्रीज़ हो गई, या आपका जो कहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो गया, पूरे के पूरे इन सब जगहों पे भी वो साइबर अटैक कर सकते हैं।
अब रैंसमवेयर्स जो है सबसे ज़्यादा इमर्ज हुए हैं प्रोमिनेंट मैलिशियस साइबर अटैक्स के रूप में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि आपके डेटा कंप्यूटर को सिस्टम को लॉक कर देते हैं और फिर उसमें हेफ्टी पेमेंट मांगते हैं फॉर रिलीज ऑफ द डेटा, है ना। अदरवाइज कहते हैं कि पूरा का पूरा डेटा आपका क्रैश कर दिया जाएगा। डाटा शो करता है कि ओवर 75% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेस्ड सच अटैक्स विद ईच ब्रीच कॉस्टिंग अराउंड एवरेज 35 करोड़ ऑफ डैमेज, है ना। इतने सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर ये ब्रीच हुआ है और लगभग हर ब्रीच में लगभग 35 करोड़ का डैमेज जो है वो देखने को मिला है। साइबर कैपेबिलिटीज़ आर ऑल्सो प्लेइंग अ पिवटल रोल। अब जैसे साइबर कैपेबिलिटीज़ भी नेशंस की स्ट्रांग होती जा रही है, जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है तो वहाँ पे उनकी कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं एंड विद दीज दे आर अंडरमाइनिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुँच रहा है बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक्स। इंडिया में एक बॉडी है जो कि साइबर अटैक्स या इस सब चीज़ों से लड़ती है, वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए हैं जिनका कंप्लायंस आपको करना है एंड इफ़ यू कंप्लाई टू दीज गाइडलाइंस देन व्हाट विल हैपन, इट विल हेल्प यू इन रीगेनिंग वॉट एवर यू हैव लॉस्ट, है ना, एटलीस्ट फॉर दैट मैटर। तो दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे कि आपको कभी साइबर अटैक हो तो उसके 1 घंटे के अंदर जो गोल्डन आवर होता है उसके अंदर आपको वो चीज़ रिपोर्ट कर देनी है टू द सर्टेन टीम। एंड इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था 2022 में, आप सबको पता का ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल आया, उसमें लगभग 500 करोड़ तक की पेनल्टी का है फॉर द डेटा ब्रीचेज एंड ऑल, है ना। इसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्स ने भी रिसेंटली क्रिएट किया है डिफेंस साइबर एजेंसी। याद रखिएगा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने क्या क्रिएट किया है, डिफेंस साइबर एजेंसी, एंड दे आर कैपेबल ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैन्यूवर्स। तो ये अलग अलग एफर्ट्स है जो कि लगाए जा रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, अलग अलग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑर्डर टू फाइट द साइबर अटैक्स। इसके अलावा डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन, आपको पता होगा डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन विच वेयर ओवर 30 ग्लोबल कंपनीज हैव साइंड डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट द यूजर्स एंड कस्टमर्स फ्रॉम साइबर ब्रीचेस। तो डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन में लगभग 30 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिन्होंने साइन किया है कन्वेंशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द यूजर्स एंड कंज्यूमर्स फ्रॉम द डेटा ब्रीचेस, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन। तो डिजिटल जेनेवा कन्वेंशन इज बेसिकली अ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ प्राइवेट पार्टीज टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। एंड ग्लोबल अगर हम देखें तो दिस ईयर द साइबर क्राइम्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉज द डैमेज वर्थ एन एस्टिमेटेड $8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में लगभग $8 ट्रिलियन का ये नुकसान करेंगे। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि आपके यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर इवन क्वाड फॉर दैट मैटर, I2U2 यानी इंडिया इसका भी मेंबर है, क्वाड का भी I2U2 का भी, यहाँ पे ये लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं टू इनहांस कोऑपरेशन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द साइबर रेजिलियंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये की जा रही हैं। ऑथर ने सजेस्ट किया कि G20 जो समिट है इस साल का, वहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा स्टेक होल्डर्स का, ग्लोबल पावर का। तो ये रेयर अपॉर्चुनिटी है जब ये सब पावर्स एक साथ होंगी, है ना। एंड यहीं पे इनका फ़ायदा उठाना है और कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आगे यहाँ पे आप देखेंगे ब्रीदिंग द टॉक्सिक एयर ऑफ चंद्रपुर। तो यहाँ पे चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, महाराष्ट्र में लोकेटेड है चंद्रपुर। और यहाँ पे कहते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट है चंद्रपुर का, जो कि अपने बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं इन्वायरमेंटल के वो फॉलो नहीं करते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव हेड विद मी। बर्ड्स डिलाइट, बंगाल रिपोर्ट्स 489 स्पीशीज ड्यूरिंग काउंट। यहाँ वेस्ट बंगाल में बर्ड स्पीशीज काउंट की गई, जिसमें उन्होंने उसमें सबसे अधिक जो बर्ड्स हैं उत्तराखंड में आई, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक आई, उसके बाद उत्तराखंड में आई, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आई। ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 GBBC। अगर आपसे कोई पूछे कि ये GBBC क्या है तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये बर्ड काउंट का होता है। ये बर्ड काउंट ऑफ इंडिया एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है द बर्ड काउंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। याद रखिएगा, इट्स एन इनफॉर्मल पार्टनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्किंग ग्रुप टुगेदर टू इंक्रीज द कलेक्टिव नॉलेज अबाउट बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन। बर्ड काउंट ऑफ इंडिया इनफॉर्मल है, कोई गवर्नमेंट बेस्ड नहीं है, इनफॉर्मल पार्टनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया जाता है। याद रखिएगा, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया, बर्ड काउंट इंडिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हाईएस्ट जो बर्ड है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में हुआ है, ठीक है ना। एंड ये आपको याद रखना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। मनरेगा में 40% ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो अभी भी डिजिटल अटेंडेंस नहीं ले रही हैं। तो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम एक आया था, आप सबको बता दो, NMMS यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 41.3% ग्राम पंचायत ऐसी हैं अभी जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है NMMS यूसेज को। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा ये भी। COP28 मस्ट फोकस ऑन एडेप्टेशन इंस्टेड ऑफ मिटिगेशन। तो यहाँ पे अभी आप सबको पता है कि इस बार जो COP28 है वो कहाँ पे होगा, वो दुबई में होगा। COP28 कहाँ पे होगा, दुबई में होगा। COP27 कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट में यानी कायरो में हुआ था। अगला जो है वो COP28 जो है इस साल दुबई में होने वाला है। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ये जो चीज़ है इस बार का COP28, उसको अब अडेप्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अडेप्टेशन मतलब कि असिस्टिंग दोज कंट्रीज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एग्जाम्पल द कोस्टल नेशंस, स्मॉल आइलैंड्स, इन सबको मदद करनी चाहिए। मिटिगेशन मतलब क्या था, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, ये सब चीज़ें रिड्यूस करने वाली चीज़ें। अडेप्टिंग मतलब असिस्टिंग the countries which are vulnerable to climate change and all, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ बोली कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो है उसका मतलब क्या होता है, सिग्नेटरीज ऑफ द क्लाइमेट ट्रीटीज आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड ऑन द प्रोग्रेस दैट दे हैव मेड इन फुलफिलिंग देयर कंट्रीब्यूशंस। तो ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब कि इस बार जो है सिग्नेटरीज ये भी बताना चाहेंगी कि वर्ल्ड में जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो कितने उनके सक्सेसफुल हुए, मतलब कि जो वॉलंटरी कमिटमेंट उन्होंने किए थे वो कितने फुलफिल कर दिए उन्होंने। तो ये ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर विच विल बी द majorly the part of that. FATF suspends the membership of Russia over Ukraine invasion. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सस्पेंड कर दी है रशिया की मेंबरशिप ओवर मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा FATF मेनली किस चीज़ों से लड़ती है, ये ड्रग स्मगलिंग, सीरियस क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये सब चीज़ों से बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, टेरर फिनेंसिंग को रोकती है। तो ये दो मेन काम है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनेंसिंग को रोकना। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो G7 के अंतर्गत हुआ था। तो G7 के बारे में, ये आपका FATF के बारे में बता दूं, G7 ने बनाया था 1989 में। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। और काम तो याद रहे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इसको भी याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।